नमस्कार, देवभूमि समाचार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे समीक्षा बैठक। मानसून सीजन की तैयारियों की करेंगे समीक्षा। विभागीय अधिकारियों से करेंगे बातचीत। देहरादून से बड़ी खबर, सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे समीक्षा बैठक। मानसून की तैयारियों का लेंगे जायजा। विभागीय अधिकारियों से करेंगे बातचीत। तो उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के खत्म होने के साथ ही साथ मानसून के सीजन की तैयारियों की शुरुआत हो गई है। एक तरफ चार धाम की यात्रा उत्तराखंड में इस समय चल रही है, दूसरी तरफ मानसून को लेकर सरकार ने इंतजाम की शुरुआत कर दी है। अधिकारियों से बातचीत कर चाक चौबंद इंतजाम करने की पूरी कवायद की जा रही है, जिससे आने वाले मानसूनी सत्र में दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे समीक्षा बैठक। अधिकारियों के साथ तैयारियों का लेंगे जायजा। मानसून से पहले मानसून सीजन की तैयारियों पर होगी बातचीत। और इसी खबर पर हमारे साथ देहरादून से संवाददाता अभय कैथुरा लाइव जुड़ चुके हैं। जी अभय, जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब कामकाज में एक बार फिर से व्यस्त हो गए हैं, समीक्षा बैठक करने वाले हैं मानसून की तैयारियों को लेकर, क्या कुछ रूपरेखा रहेगी और क्या तैयारियां की जा रही हैं? सचिवालय में बैठक हो रही है और राज्य में आने वाले जो दिनों में जो मानसून यहाँ पर पहुंचेगा, तो मानसून को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग या जो उससे जुड़े हुए जो दूसरे विभाग हैं जिनको काफ़ी क्षति इस मानसून सीजन में होती है प्राकृतिक आपदाओं के चलते, उनकी किस प्रकार की तैयारियां हैं उसको लेकर वहां पर अधिकारियों से बातचीत करेंगे, मंथन करेंगे और मुख्यमंत्री की तरफ से दिशा निर्देश वहां पर दिए जाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि जब भी मानसून सीजन आता है उत्तराखंड राज्य के लिए जो दुश्वारियाँ होती है, जो परेशानियाँ होती हैं, वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलती है, क्योंकि उत्तराखंड राज्य पहाड़ी राज्य है। ऐसे में जब प्राकृतिक आपदाओं यहाँ पर आती है, प्राकृतिक आपदाएं जब यहाँ पर चलती हैं, तो फिर उससे राज्य को जान और माल दोनों का नुकसान यहाँ पर बड़ा होता है। तो उससे निपटने के लिए राहत और बचाव के जो काम किस प्रकार से किए जा सकते हैं, संभावित जो जगह ऐसी है जहाँ पर इस प्राकृतिक सीजन में या मानसून के चलते बड़ी क्षति वहाँ पर हो सकती है, उसको लेकर विभाग के स्तर पर तैयारी वहाँ पर कर रहा है, उसको लेकर बातचीत वहाँ पर होगी, मंथन होगा। उत्तराखंड राज्य के लिए ये इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि उत्तराखंड राज्य में पिछला जो दर्द रहे उत्तराखंड राज्य के प्राकृतिक आपदाओं से जुड़े हुए, ऐसे में अभी से ही समय रहते हुए उन तैयारियों को दुरुस्त करने का काम किस स्तर पर वहां पर किया गया उसको लेकर भी मुख्यमंत्री यहाँ पर जानने का काम करेंगे। तो ये समझा जा सकता है कि आज की इस बैठक में, समीक्षा बैठक में, आपदा प्रबंधन विभाग, पेयजल विभाग, सिंचाई विभाग और जो दूसरे जो जुड़े, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो या फिर दूसरा लोक निर्माण विभाग हो, उनके अधिकारी भी वहां पर मौजूद रहेंगे और उनसे बातचीत वहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। पूर्व में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से जब एक समीक्षा बैठक यहाँ पर की गई थी मानसून सीजन को लेकर, जिसमें लोकसभा चुनाव के दौरान ये बैठक की गई थी, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए थे कि समय रहते हुए जो भी काम, आवश्यक जो काम है, उन कामों को वहां पर पूरा करने का काम वहां पर किया जाए, ताकि जनता को आने वाले दिनों में मानसून सीजन में परेशानियों का सामना न करना पड़े। इसके अलावा आपदा प्रबंधन की जो टीमें हैं, जो राहत बचाव के काम में त्वरित गति से जुट सकती है, या जो कनेक्टिविटी के जो काम वहाँ पर होने हैं, चाहे संचार के माध्यम से हो या दूसरे माध्यम से हो, वो किस स्तर पर वहाँ पर किए जा रहे हैं, उनको लेकर बातचीत आज यहाँ पर होगी, मंथन होगा। और ये समझा जा सकता है कि कुछ बड़े निर्णय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से भी यहाँ पर आज की समीक्षा बैठक में लिए जा सकते हैं। जी बिल्कुल, तो बड़े निर्णय की बात हो रही है। मानसून के सीजन की बात करें तो हर साल उत्तराखंड में मानसून के सीजन में काफी घटनाएं देखने को मिलती हैं, तो वो कौन कौन सी मुख्य समस्याएं हैं जिन पर ज्यादा जोर दिया जाएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले दिनों जो प्राकृतिक आपदाएं यहाँ पर आई हैं, पिछले वर्षों में जो प्राकृतिक आपदाओं यहाँ पर झेले हैं, जिनसे कई गांवों को पुनर्वासित करने की मांग यहाँ पर कई लोग उठा रहे थे, तो ऐसे गांवों को, यानी जो खतरे की जद में लोग आए हुए हैं, उन जो परिवार खतरे की जद में उन गाँवों के, उनको कैसे सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा सकता है, लोगों से कैसे बातचीत वहाँ पर होगी, उनकी जो परेशानी, उन परेशानियों को कैसे कम किया जा सकता है, उसको लेकर अब तक आपदा प्रबंधन विभाग ने क्या काम किए हैं, जिलों
में किस प्रकार से आपदा प्रबंधन विभाग की जो टीमें हैं वो वहां पर काम करेगी, उन सब चीज़ों को जानने का काम आज मुख्यमंत्री की तरफ से यहाँ पर किया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड राज्य में 2013 के बाद से जिस प्रकार से इन आपदाओं का दंश उत्तराखंड राज्य झेल रहा है, तो ऐसे में केंद्र से भी किस प्रकार से सहायता यहाँ पर मांगी जा सकती है, कौन कौन से ऐसे मद हैं जिन मदों में इस समय बजट को मांगने का काम वहाँ पर राज्य सरकार की तरफ से किया जा सकता है, उनको लेकर भी वित्त विभाग से यहाँ पर बातचीत होगी। और कोशिश यही रहेगी सरकार की कि कम से कम समय रहते हुए जो आपदा प्रबंधन विभाग की जो सुरक्षा के जो काम है वो समय रहते यहाँ पर हो सके, ताकि आम जनता की परेशानियां आने वाले दिनों में कम से कम यहाँ पर हो सके। जी बिल्कुल अभय, तो जिस तरह से समीक्षा बैठक ली जा रही है, मॉनसून के सीजन की तैयारियां की जा रही हैं, उसके साथ ही साथ एक बार फिर से उत्तराखंड में उपचुनाव भी हो रहे हैं, 4 धाम की यात्रा भी चल रही है। अभी तक माना जा रहा था कि मुख्यमंत्री लोकसभा चुनाव में व्यस्त है, उत्तराखंड में अब किस तरह से कार्य प्रगति पर देखने को मिल रहा है? बिल्कुल ये समझा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव के बाद जब चुनाव की आचार संहिता यहाँ पर हट चुकी है, तो विकास के कामों को लेकर सरकार का रोड मैप यहाँ पर स्पष्ट हो चुका है। राज्य सरकार अब उन सभी परियोजनाओं पर यहाँ पर तेज गति से काम करना चाहती है जो आम जनता को विकास के कामों से जोड़ने के लिए उस योजनाओं पर वहाँ पर काम चल रहा है। तो कोशिश यही है राज्य सरकार की कि अब जो भी समय यहाँ पर बचा है, क्योंकि मानसून सीजन आने से पहले ही राज्य सरकार ज़्यादा से ज़्यादा उन परियोजनाओं को पूर्ण करना चाहती है ताकि जनता को लाभ मिल सके। और जहां पर कोशिश ये कह सकते हैं कि मानसून सीजन के दौरान जो चीज़ें वहां पर नहीं देखने मिल सकती है, जैसे कुछ परियोजनाएं ऐसी है, चाहे वो सड़कों से रिलेटेड हो या पुलों से रिलेटेड हो, जहां पर अधिक समय अभी लग रहा है, तो ऐसे में वहां पर भी सुरक्षा के काम और तेज गति से कैसे बढ़ाए जा सकते हैं, उन चीज़ों को लेकर बातचीत वहां पर होगी। तो ये समझा जा सकता है कि अब चुनाव के बाद राज्य सरकार का फोकस राज्य में विकास की परियोजनाओं को तेज करने का है। आम जनता की जो समस्याएं अब तक चुनाव में देखने को सरकार को मिली है, उन समस्याओं का कैसे निदान किया जा सकता है, खास तौर पर अधिकारियों और जनता के बीच में जो संवादहीनता अब तक देखने को मिलती थी वो कैसे कम हो सकती है, उसको लेकर आज बातचीत यहाँ पर होगी और मुख्यमंत्री की तरफ से उसको लेकर भी दिशा निर्देश यहाँ पर दिए जाएंगे। जी बिल्कुल अभय, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। खबर देहरादून से है, जहां केदारनाथ विधानसभा से विधायक शैल रानी रावत की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि शैल रानी रावत किडनी रोग से पीड़ित हैं। तो वहीं सीएम धामी ने शैल रानी रावत से मुलाकात की है और कहा है कि बाबा केदार से उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। बाबा केदार से जल्द की है केदारनाथ विधायक शैल रानी के स्वस्थ होने की कामना। सीएम ने अस्पताल में जाके उनसे की मुलाकात। खबर देहरादून से है, जहां केदारनाथ से बीजेपी विधायक शैल रानी रावत की तबीयत बिगड़ गई। बता दें कि दिल्ली से लौटते ही उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत उनसे मुलाकात करने के लिए अस्पताल पहुंचे। साथ ही आपको बता दें कि विधायक शैल रानी देहरादून के निजी अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि विधायक किडनी रोग से पीड़ित हैं। तो वहीं अब उत्तराखंड सरकार की ओर से मेदांता अस्पताल एयरलिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है। और उसके बाद नैनीताल से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। 15 जून को कैची धाम में मेले का कार्यक्रम, कैची धाम पर रील बनाने पर लगी रोक। वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी करने पर होगा सख्त एक्शन। इसके अलावा मंदिर परिसर के आसपास हॉर्न बजवाने और रील बनाने पर रोक। डीएम वंदना सिंह ने जारी किया आदेश। शिप्रा नदी में नहाने पर भी लगाई गई रोक। तो उत्तराखंड में हो रहे हादसों को रोकते हुए वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी करने पर सख्त रोक लगाई गई है। इसके अलावा शिप्रा नदी में नहाने पर भी लगाई गई है रोक। आने वाले दिनों में कैची धाम में भव्य कार्यक्रम का आयोजन होगा। इसके साथ ही साथ प्रशासन की तरफ से ये आदेश जारी किए गए हैं कि दर्शन के अलावा रील और फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा।
डीएम वंदना सिंह ने जारी किया आदेश, शिप्रा नदी में नहाने पर लगाई गई रोक। इसके अलावा कैची धाम में आने वाले दिनों में भव्य कार्यक्रम का आयोजन, मेले से जुड़े कार्यक्रम का आयोजन होने के चलते प्रशासन की तरफ से कई नियम कानून लागू किए गए हैं। कैची धाम में पूर्ण रूप से वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी पर प्रतिबंध, रील बनाने पर भी लगाई गई रोक। इसके अलावा आने वाले रास्तों में हॉर्न बजाने पर भी पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। नरेंद्र मोदी की तीसरी बार सरकार को बनाने के बाद वरिष्ठ बीजेपी नेता रश्मि चौधरी ने रुड़की के गंगा घाट पर पूजा अर्चना कर अभिषेक किया। इस मौके पर महिला भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ स्कूली बच्चे भी शामिल रहे। बीजेपी नेता रश्मि चौधरी ने कहा है कि उत्तराखंड में 5 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। देश में एक बार फिर से नरेंद्र भाई मोदी की सरकार बन रही है। इसको लेकर गंगा पूजा की गई और 5 साल तक एक बार फिर मोदी की इसी तरह सरकार चलती रहे, ऐसी कामना करती हैं। वहीं श्रद्धा हिंदू ने ये भी कहा है कि सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है, एक बार फिर से देश में मोदी की सरकार बनी है। नमामि गंगे की ओर से कि इन्हें राष्ट्रीय सचिव का पद यहाँ पर मिला है, जो हमारे लिए रुड़की वासियों के लिए बहुत गर्व की बात है। और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को शुभकामनाएं देती हूँ। यहाँ पर हमारी हरिद्वार क्या पूरे उत्तराखंड में 5 सीटें हमारे बीजेपी की रही हैं, तो इसके लिए भी हम उनको पूरी शुभकामनाएं देते हैं। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने की हार्दिक शुभकामनाएं। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करते ही उत्तराखंड से अल्मोड़ा के सांसद अजय टम्टा के नाम एक नया रिकॉर्ड जुड़ गया है। उत्तराखंड बनने के बाद टम्टा पहले ऐसे सांसद हैं जो 2 सरकारों के दौरान केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह पाने में कामयाब रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शपथ लेने के बाद अजय टम्टा को केंद्रीय राज्य मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। वहीं कांग्रेस प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने कहा कि बीजेपी उत्तराखंड के लोगों को छलने का काम कर रही है। चुनावी घोषणा और चुनावी रैली में तो लगातार बीजेपी ये कह रही थी कि मंत्रिमंडल में यहां से जीते हुए सांसदों को जगह दी जाएगी, लेकिन वो नहीं दी गई है। आगे उन्होंने कहा कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी को उत्तराखंड से प्यार नहीं है, नहीं तो वो कम से कम जनता का आभार व्यक्त करते हुए 2 सांसदों को मंत्रिमंडल में जरूर शामिल करते। उत्तराखंड की जनता के साथ विश्वासघात किया है। उत्तराखंड की जनता ने 5 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी को जिताकर दी है यहां से, और इनके नेता यहां पर आए, इन्होंने कहा कि आप पौड़ी की सीट जिताइए, अनिल बलूनी को हम मंत्री बनाएंगे, हम अजय टम्टा को बनाएंगे, अजय भट्ट को बनाएंगे। इन्होंने सब जिस लोकसभा में गए तो उस नेता के लिए बोला कि हम मंत्री बनाएंगे, लेकिन राज्य की जनता को उम्मीद थी कि कम से कम 2 लोगों को यहां से कैबिनेट में लिया जाता और उत्तराखंड को अच्छा प्रतिनिधित्व मिलता, लेकिन उन्होंने तो एक ही आदमी को लिया, वो भी राज्य मंत्री का उनको दर्जा दिया। प्रधानमंत्री जी अपने चुनाव में जब जीतने के लिए दरकार होती है तो बाबा केदारनाथ के दर्शन करने को आते हैं, यहाँ पे उपासना करने को आते हैं, लेकिन राज्य की जनता के साथ इन्होंने विश्वासघात किया है। यहाँ की जो जनता उनको माफ नहीं करेगी, और हम बधाई देते हैं अजय टम्टा जी को कि वो यहाँ पे मंत्री बने हैं, लेकिन उनसे राज्य की जनता की काफी उम्मीदें हैं, उनको उम्मीदों पर खरा उतरना चाहिए। खबर देहरादून से है, जहां मोदी कैबिनेट विस्तार के बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है। बता दें कि केंद्र में पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बन चुकी है और मंत्रियों को उनके मंत्रालय भी दिए जा चुके हैं, लेकिन ऐसे में उत्तराखंड के मुख्य विपक्षी दल सत्ताधारी दल पर नए आरोप लगाने शुरू कर चुके हैं। बता दें कि कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी का कहना है कि बीजेपी ने उत्तराखंड में एक बार फिर से गढ़वाल की उपेक्षा की है, जिसमें मुख्यमंत्री का पद भी कुमाऊं मंडल को दिया गया है, और अब अगर केंद्र में एक सांसद को मंत्री बनाया जाता है तो वह भी कुमाऊं मंडल से लिया गया है। ऐसे में गढ़वाल की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। भाजपा के तीसरे टर्म के गठबंधन वाली सरकार के मंत्रिमंडल का स्वरूप अब लगभग सामने आ गया है। एक बार फिर उत्तराखंड अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। 2014, 2019 और 2024 3 बार के लोकसभा चुनाव में लगातार यहाँ की कुल 5 सीट जो हैं वो उत्तराखंड की जनता ने भाजपा की झोली में सौंपने का काम किया, लेकिन उल्टा
भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में किस तरह से उत्तराखंड के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, आप खुद समझिए कि यहाँ के 5 सांसदों में कभी भी मोदी सरकार को कोई कैबिनेट मिनिस्टर दिखाई नहीं पड़ता। राज्य मंत्री का पद सौंपा गया है, लेकिन पुनः अजय टम्टा को। एक तरफ तो जातीय जनगणना से इनकार करते हैं, परंतु कहीं ना कहीं दिल में यह खौफ बैठ गया है कि पूरे देश भर में दलित वोट बैंक जो है वो खिसक रहा है। इसी नाते दलित वोट बैंक को साधने के लिए अजय टम्टा को मंत्री पद तो सौंप दिया गया है, लेकिन गढ़वाल मंडल में खासी नाराजगी देखी जा सकती है। खबर देहरादून से है, जहां इस बार चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का जन सैलाब देखने को मिल रहा है। बता दें कि बीते सालों में चारधाम यात्रा के सभी रिकॉर्ड टूट गए। बताया जा रहा है कि इस बार एक महीने में 20 लाख से ज्यादा यात्रियों ने चारधाम यात्रा की, तो वहीं सिर्फ पिछले साल एक महीने में 14 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। फिलहाल इस बार चारधाम में कई रिकॉर्ड टूटने की उम्मीद जताई जा रही है। खबर देहरादून से है, जहां डीएम सोनिका ने जिलाधिकारी कार्यालय में जनता दरबार लगाया, जिसमें डीएम को 94 शिकायतें मिली। ज्यादातर शिकायतों में भूमि संबंधी आपसी विवाद, पेंशन, पेयजल, सड़क पर अतिक्रमण, मोबाइल टावर लगवाने, भूमि का मुआवजा, विरासत दर्ज करने और बंद गूल को खोलने जैसी समस्याएं सामने आईं। जिसके बाद डीएम सोनिका ने उप जिलाधिकारियों सहित समस्त जनपद स्तरीय 1905 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर मिली शिकायतों का अपने स्तर पर समीक्षा करते हुए निस्तारण करने के दिशा निर्देश दिए। करीबन 93 प्लस शिकायतें हमारे पास आई हैं और हर तरह की शिकायतें हैं। सीनियर सिटीजन्स की भी हैं, बिजली की, पानी की और लैंड से रिलेटेड भी काफ़ी शिकायतें हैं। तो उसी एक क्रम में जैसे कि हम लोग हर बार करते हैं, हमारे जो कंसर्न अधिकारी होते हैं सीनियर लेवल के, वो यहाँ होते हैं और उनको डायरेक्ट कर दिया जाता है और वो उस पर नियमानुसार कार्रवाई करते हैं। जो इमीडिएटली रिजॉल्व हो सकती है वो तभी कर दी जाती है, अदरवाइज स्पॉट पे जाकर की जाती है। देहरादून के विकास नगर के डाक पत्थर तिराहे पर अवैध रूप से अतिक्रमण चल रहा है, जहां अतिक्रमण करने वाले ठेली, फड़ और खोखो को नगरपालिका के सहयोग से पुलिस ने हटाया है। बता दें कि इस दौरान 10 ठेली संचालकों के 81 पुलिस एक्ट के तहत चालान कर 2500 रुपए का जुर्माना लगाया गया। साथ ही दोबारा अतिक्रमण न करने की चेतावनी दी गई। अगली खबर कोटद्वार से है, जहां पूर्व सैनिकों ने केंद्रीय विद्यालय के मुद्दे को लेकर तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन किया। बता दें कि पूर्व सैनिक लंबे समय से केंद्रीय विद्यालय की मांग कर रहे थे, लेकिन स्थानीय विधायक अपनी मनमानी कर रहे थे और केंद्रीय विद्यालय नहीं बनने दे रहे थे, जिसके चलते पूर्व सैनिकों ने मुख्यमंत्री और नवनिर्वाचित सांसद अनिल बलूनी को उप जिलाधिकारी के जरिए ज्ञापन सौंपा और केंद्रीय विद्यालय की मांग को पूरा करने की अपील की गई है। साथ ही कहा कि विवादित जमीन पर बीजेपी अपना कार्यालय बनाने के लिए हर हथकंडे को अपना रही है, लेकिन केंद्रीय विद्यालय नहीं बनाना चाहती। तो वहीं विधायक रितु खंडूरी का कहना है कि राज्य सरकार कि भाई जैसे फ्री में जमीन नहीं देगी, आप 1 रुपए में खरीदें, केंद्र का ऐसे यहाँ पर भी हो रहा। आज बीजेपी अपना कार्य लेके 80 लाख रुपए खर्च कर सकती है और डीएम ऑफिस कैंप कार्य लेके करोड़ रुपए खर्च हो सकता है। तो ये तो सेंट्रल स्कूल जो है केंद्रीय है, सभी लोगों के लिए है, चाहे वो केंद्र कर्मचारी है, चाहे यहाँ पर हमारा बीएल के कर्मचारी है, चाहे और भी जो है कहीं बनिया कहीं जो भी व्यापार मंडल पूर्व सैनिक सबके लिए है। तो इसके लिए क्यों नहीं दे सकते हैं? ये सब हो सकता है। धन्यवाद साहब, धन्यवाद बहुत। बुलेटिन में फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस लौटते हैं। खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश की 2 विधानसभाओं के उपचुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने तारीख का ऐलान कर दिया है। बता दें कि 10 जुलाई को प्रदेश की 2 विधानसभाओं मैंगलोर और बद्रीनाथ के लिए मतदान होगा और 13 जुलाई को मतगणना होगी। आपको बता दें कि मैंगलोर विधानसभा के बीएसपी विधायक शरबत कलीम अंसारी के निधन के बाद
ये सीट खाली हुई थी और बद्रीनाथ विधानसभा के कांग्रेस पार्टी के विधायक राजेंद्र भंडारी ने अपने विधानसभा से इस्तीफा दिया था और बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की थी। ऐसे में दोनों ही विधानसभाओं के लिए उपचुनाव होने जा रहा है, जिसके चलते पार्टियों में उपचुनाव को लेकर तैयारी तेज कर दी गई है। तो बैंगलोर और बद्रीनाथ सीट के लिए आने वाले समय में होगा मतदान। इसके लिए चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। 10 जुलाई को वोटिंग और 13 जुलाई को इस सीट पर कहीं न कहीं वोट डाले जाएंगे और उसके बाद नतीजे सामने आएंगे। उपचुनाव को लेकर तारीखों के ऐलान के बाद निर्वाचन आयोग की तैयारी के साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। चुनाव की घोषणा हो गई है तो इसका हम स्वागत करेंगे। वैसे भी जो है हम पहले से ही बद्रीनाथ जी और उनके ये मंगलोर में उपचुनाव की मांग कर रहे थे। जैसे ही देश में लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई थी तो कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त से मिला था और हमने कहा था कि तत्काल यहाँ भी जो है लोकसभा के साथ जो है चुनाव कराए जाए, लेकिन देरी से चुनाव की घोषणा हो गई। हमारी पहले से ही वहां पर तैयारियां हैं और बद्रीनाथ में जिस तरीके से जो है पूर्व विधायक ने जो है पार्टी की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया, बद्रीनाथ की जनता का विश्वास तोड़ने का काम किया, तो बद्रीनाथ की जनता उनसे बदला लेने के जो मूड में है। और मंगलोर में भी आप देखिए कि लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी की अच्छी खासी बढ़त है, तो निश्चित तौर पर दोनों विधानसभा उपचुनाव में हम प्रचंड जीत दर्ज कराने में कामयाब रहेंगे। पार्टी हमेशा हर चुनौती को पार करने के लिए तत्पर रहती है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा तत्पर रहता है। भारतीय जनता पार्टी की यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में और कर्मठ हमारे प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्टी के नेतृत्व में हम इन दोनों चुनौतियों को पार करेंगे और बहुत अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं। ऋषिकेश के श्यामपुर से एक मामला सामने आया है, जहां अतिक्रमण को लेकर 75 साल के बुजुर्ग 4 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन बुजुर्ग की शिकायत पर आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते तहसील पहुंचे शिकायतकर्ता ने प्रशासन को कार्रवाई न होने पर आमरण अनशन की चेतावनी दी है। बता दें कि शिकायतकर्ता का आरोप है कि ग्राम प्रधान की शह पर भूमाफियाओं ने सरकारी जमीन और नदी नालों पर अतिक्रमण करा है। आज मेरे पास जो जन सुनवाई में एक मामला आया है, जिसमें नंबरदार फार्म में एक बुजुर्ग ने शिकायत की है कि कुछ लोगों द्वारा अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है। तो मैंने तत्काल अपनी टीम को निर्देशित किया है कि मौके पर जाएंगे और अवैध अतिक्रमण पाए जाने की दशा में हम लोग तत्काल कार्रवाई करेंगे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।